हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आज राज्य विशेष घटनाक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसमें दिमा हसाओ शांति समझौता जो असम के साथ में हुआ है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में आंतरिक सुरक्षा को लेके पेपर 3 में पूछा जाता है। जो भारत के अंदर जो माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, या जो कोई उल्फा संगठन है, ऐसे जो संगठन जो आंतरिक सुरक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए जो हानिकारक है या आंतरिक सुरक्षा में जो बाधा डालती है, ऐसे संगठन के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसको देखेंगे। असम राज्य में दिमा हसाओ शांति समझौता। शुरू करते दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 27 अप्रैल 2023 को दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार तथा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल DNLA के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एग्जाम में पूछ लेता किसके किसके बीच में हुआ, तो ये 3 त्रिपक्षीय है। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल और केंद्र सरकार के बीच में हुआ, भारत सरकार। देखिए, इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री और असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह समझौता वर्ष 2024 तक उत्तर पूर्व को उग्रवाद मुक्त बनाने तथा शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस समझौते के साथ असम की हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया और अब कोई प्रभावी उग्रवादी संगठन नहीं है। क्या है दिमा हसाओ शांति समझौता, देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में विशेषकर असम में शांति स्थापित हेतु DNLA एवं असम सरकार तथा भारत सरकार के बीच किया गया त्रिपक्षीय शांति समझौता ही दिमा हसाओ शांति समझौता है। ये है। अगला देखें। इस समझौते के तहत असम के दिमा हसाओ जिले से उग्रवाद और हिंसा को पूरी तरह समाप्त घोषित कर दिया गया। अब ये दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, सितंबर 2021 में DNLA ने असम के मुख्यमंत्री की अपील के पश्चात 6 माह तक की अवधि के लिए एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। इसके पश्चात युद्ध विराम की स्थिति लगातार बढ़ती रही और अंततः अप्रैल 2023 में पूर्णतः शांति समझौता को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया, जो शांति की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता DNLA को अपने हथियार डालने तथा भारत के संविधान का पालन करने के लिए मजबूर करता है। आगे देखें। प्रमुख प्रावधान एवं उद्देश्य। यह समझौता असम के हिंसा में लिप्त सभी संगठनों के अंत होने तथा किसी भी प्रक्रिया में शामिल व भागीदार होने की प्रतिबद्धता की घोषणा करता है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकास युक्त पूर्वोत्तर की संकल्पना के अनुरूप है। इसके तहत DNLA समूह के सशस्त्र संगठन को भंग कर दिया गया तथा इसके कैडरों ने कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली करने पर सहमति जताई। इसके तहत 179 DNLA कैडर अपने हथियारों और गोला बारूद सौंपने और आत्मसमर्पण करने पर सहमत हुए। समझौते के तहत असम सरकार के द्वारा दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी, जो राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा पहचान आदि की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करते हुए स्वशासित परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करेगा। आगे देखें। इसमें नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल NCHAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित तथा केंद्रित विकास सुनिश्चित होगा। NCHAC का संचालन दिमासा जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। समझौता ज्ञापन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो परिषद के साथ NCHAC से जुड़े अतिरिक्त गांवों को शामिल करने की मांग की जांच करेगा। यह समझौता अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक विभाग, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है, स्वायत्त जिला परिषदों ADCA के गठन का भी प्रावधान करता है। इसके तहत भारत सरकार और असम सरकार
DNLA के आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास करेगी। NCHAC के साथ साथ अन्य भागों में रहने वाले दिमासा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार के द्वारा 5 वर्ष की अवधि में 500 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। दिमासा कल्याण परिषद। दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना असम सरकार द्वारा की जाती है। इस परिषद के माध्यम से दिमा हसाओ लोगों के राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस परिषद के माध्यम से त्वरित और केंद्रित विकास को महत्व दिया जाना है। आगे देखें, समझौते का महत्व और प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा के लिए, इसे लिखना पड़ेगा याद करके। देखते हैं, समझौते के पश्चात पूर्वोत्तर राज्य व असम में शांति की स्थापना होगी तथा विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इससे वर्ष 2024 तक उत्तर पूर्व उग्रवाद मुक्त होगा तथा इस क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि बढ़ेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे विकास में ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। इस समझौते से दिमासा लोगों और असम के दिमा हसाओ एवं कार्बी आंगलोंग जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शांति की स्थापना होगी। समझौते के परिणाम स्वरूप ही DNLA के 168 से अधिक सशस्त्र कैडर अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो गए। इस समझौते के महत्व को उजागर करता है दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी। दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी DNLA असम के दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जिलों में एक सक्रिय विद्रोही समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसकी स्थापना दिमासा आदिवासियों के लिए एक संप्रभु क्षेत्र की मांग को करते हुए की गई थी। इसकी अपनी मांग को पूरा करने के लिए यह लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। इस संगठन का उद्देश्य दिमासा के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना तथा दिमासा साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए दिमासा समाज के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना था। यह संगठन मुख्य रूप से जबरन वसूली एवं कराधान से संचालित होता था। हालांकि नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-IM से इसे समर्थन प्राप्त था तथा इससे जीविका भी प्राप्त करता था। इस प्रकार यह संगठन असम के साथ साथ नागालैंड के कई हिस्सों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा था, जिसने शांति का मार्ग अपनाते हुए शांति समझौता किया है। दिमासा समुदाय। सामान्य परिचय। दिमासा समुदाय दिमासा कछारी असम के सबसे पहले ज्ञात शासक एवं मूल निवासी हैं, जो दक्षिण एवं मध्य असम के दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई एवं नागाओं जिलों के साथ साथ नागालैंड के कुछ भागों में निवास करते हैं। इस समूह को कुछ इतिहासकार आदिवासी या ब्रह्मपुत्र घाटी के सबसे पहले ज्ञात निवासी के रूप में चिन्हित करते हैं। दिमासा शासकों को अहोम शासन से पहले प्राचीन कामरूप जिला भी है, जो असम का सबसे बड़ा जिला है, शासकों का वंशज माना जाता है। उन्होंने 13वीं तथा 16वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट के साथ असम के बड़े भाग पर शासन किया था। इनकी सबसे पुरानी ऐतिहासिक रूप से ज्ञात राजधानी दीमापुर, नागालैंड थी। इसके पश्चात उत्तरी कछार हिल्स में मेवांग थी। यह इस दौरान एक शक्तिशाली राज क्षेत्र था। इतना ही नहीं, 16वीं शताब्दी में उन्होंने ब्रह्मपुत्र के लगभग पूरे दक्षिण क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा था। इस प्रकार दिमासा समुदाय शासक वर्ग से संबंध रहा है। सुरक्षा। दिमासा समुदाय के क्षेत्रों और जिलों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई, अर्थात असम के दिमा हसाओ तथा कार्बी आंगलोंग दोनों जिलों को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करते हुए सुरक्षा प्रदान की गई है। यह NCHAC तथा कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के AAC के द्वारा संचालित होता है, जिसके तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्वसत परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक शक्तिशाली निकाय है, अतः इस स्वसत परिषद के अंतर्गत पुलिस एवं कानून व्यवस्था को छोड़कर सरकार के लगभग सभी विभाग इसके नियंत्रण में हैं और यह असम सरकार के अधीन है। पूर्वोत्तर भारत के अन्य प्रमुख शांति समझौता इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समाधान समझौता। असम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटाने से संबंधित सीमा विवाद निपटारा
समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से वर्ष 1972 से चले आ रहे सीमा विवाद का अस्थायी समाधान हो गया। असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। इस समझौते से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमा की निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच 123 गांवों से संबंधित विवाद का समाधान हो गया। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि समझौते के बाद दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग समझौता 2021। सितंबर 2021 में असम के 5 विद्रोही समूहों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता उग्रवाद मुक्त उत्तर पूर्व के दृष्टिकोण के साथ संबंध, जिसमें पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास, शांति और समृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस समझौते के तहत 5 उग्रवादी संगठनों KLF, कार्बी लोंगरी, NC हिल्स लिबरेशन फ्रंट, PDCK, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, KLF, कुकी लिबरेशन फ्रंट, एक कुकी जो मणिपुर से संबंधित था, ये कुकी मणिपुर में भी था, कुकी आंदोलन हुआ था। UPLA, यूनाइटेड पीपल्स लिबरल आर्मी, KPLT, कार्बी पीपल्स लिबरल टाइगर्स ने समर्पण किया था। 100 से अधिक सशस्त्र कैडर हथियार त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्रों में विकास हेतु परियोजना शुरू की जाएंगी, जिसके तहत केंद्र सरकार और असम सरकार के द्वारा 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की विशेष पैकेज देने का प्रावधान किया गया है। समझौते के तहत कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ देने का प्रावधान है। ये समझौता कार्बी लोगों की संस्कृति, पहचान, भाषा आदि की सुरक्षा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को भी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। बोडो समझौता 2020। भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के प्रतिनिधियों के बीच एक शांति समझौता वर्ष 2020 में हुआ, जिसे बोडो समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD के पुनर्निर्माण के साथ नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR कर दिया गया। यह बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की 6ठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक स्वायत्तता तथा राज्य के बदले BTC क्षेत्र के विस्तार की अनुमति प्रदान करता है। BTC असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है। ब्रू रियांग समझौता 2020। ब्रू रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक जनजातीय समुदाय है जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में पाया जाता है। त्रिपुरा में इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। मिजोरम में इन्हें उन समूहों द्वारा निशाना बनाया जाता है जो इन्हें स्वदेशी नहीं मानते। वर्ष 1997 जनजातीय संघर्षों के बाद लगभग 37,000 ब्रू मिजोरम से भागकर तथा उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में ठहराया गया। जिन्हें त्रिपुरा में ठहराया गया। आगे देखिए, 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार तथा ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत लगभग 23 वर्षों से चल रहे ब्रू रियांग शरणार्थी समस्या का स्थायी समाधान का प्रावधान है और लगभग 34,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। NLFT त्रिपुरा समझौता 2012। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को वर्ष 1997 गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने शिविरों के माध्यम से हिंसा फैलाने के लिए उत्तरदायी रहा। 10 अगस्त 2019 को भारत सरकार और त्रिपुरा की सरकार ने NLFT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असम मेघालय अंतर राज्य सीमा समझौता 2022। असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतर राज्य सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 पर विवाद को निपटाने के लिए 29 मार्च 2022 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यही क्वेश्चन पूछा था PCS 2022 में। इस प्रकार के पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। भारत के लिए पूर्वोत्तर
क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उसके आगे के लिए प्रवेश द्वार है। यह म्यांमार की ओर से भारत का भूमि सेतु है। पूर्वोत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के लोकप्रिय त्योहारों में नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग लाब्सोल आदि शामिल है। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है। यह क्षेत्र 5000 मेगावाट जल विद्युत शक्ति की संभावना और जीवाश्म ईंधन के प्रचुर भंडार के साथ साथ वास्तविक पावर हाउस है। यह भारत वर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का अंग है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उच्चतम पक्षी और पादप जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित चुनौतियाँ शेष भारत से अलग रहे। ये क्षेत्र भौगोलिक कारणों और विशेष भारत के साथ अविकसित परिवहन लिंक के कारण इस क्षेत्र तक पहुंच हमेशा एक चुनौती रही है। आज भी इसके सभी क्षेत्रों में संपर्कता की पूर्णता स्थापित नहीं किया गया है। आधारभूत अवसंरचना का अभाव। पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण अवसंरचनात्मक सुविधा का बेहतर विकास ना होना रहा है। यहाँ सड़कें, बिजली, पेयजल आदि का अभाव रहा है। औद्योगिक विकास का पिछड़ापन। औद्योगिक विकास के संबंध में पूर्वोत्तर भारत ऐतिहासिक रूप से अविकसित रहा है। यह क्षेत्र आर्थिक पिछड़ेपन का कारण कम निवेश को आकर्षित कर पाया है। प्रादेशिक संघर्ष एवं उग्रवाद की समस्याएं। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति पाई जाती रही है, जिसमें ऐतिहासिक सीमा विवाद, जनजातीय समस्या आदि रही है। इस क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों तथा क्षेत्रीय आंदोलन का प्रभाव देखा जाता रहा है, जो पूर्वोत्तर के विकास में चुनौती उत्पन्न करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत सरकार की प्रमुख योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पीएम डिवाइन योजना। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसकी घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। ये बुनियादी विकास से संबंध प्रमुख पहल है। ये योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान 4 वर्ष की अवधि में 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। भारतमाला परियोजना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2017 से 18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग आदि प्रमुख एजेंसियां संलग्न हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। भारत, म्यांमार, थाईलैंड को जोड़ने वाली कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास में मुख्य रूप से सहायक साबित होगी। ये परियोजना कोलकाता को म्यांमार के सिलवे बंदरगाह से जोड़ता है। इस परियोजना के पूरे होने में कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 1800 किमी से घटकर 930 किमी हो जाएगी। राष्ट्रीय बांस मिशन। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई। यह मिशन संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर तथा किसानों का उद्योग के साथ संपर्क स्थापित कर बांस क्षेत्र के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में सहायक है, जो कुशल तथा अकुशल दोनों क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं दोस्तों असम के बारे में। असम के बारे में भी जानना जरूरी है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए कि जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का 83,743 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय का 22,720 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर का 22,327 वर्ग किलोमीटर। ये मेघालय मणिपुर का बहुत नियरेस्ट है, ध्यान देने वाला है। नागालैंड का 16,579 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का 21,087 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का 10,492 वर्ग किलोमीटर। तो ये था 7 सिस्टर्स के जितने भी क्षेत्रफल हैं, 7 तो राज्य के ये क्षेत्रफल हो गए। अब देखते हैं असम के बारे में और कुछ। असम में लोकसभा सीट जो 14 है, जिसमें 11 समान है, 1 SC का है, 2 ST का है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है।
उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को की गई थी। इसका न्याय क्षेत्र है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। चूँकि फरवरी 2013 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में 3 उच्च न्यायालय बन गए। उस समय भारत में केवल 21 उच्च न्यायालय थे 2013 से पहले। फिर 2013 फरवरी मार्च में 3 उच्च न्यायालय बन गए, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, त्रिपुरा। तो टोटल उच्च न्यायालय की संख्या बढ़ के 24 हो गई थी। और 2014 में फिर 14 के बाद में तेलंगाना में उच्च न्यायालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय बना, तो इसमें उच्च न्यायालय की संख्या बढ़ के 25 हो गई। कुर्नूल उच्च न्यायालय। अब देखते हैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये इन्होंने शपथ ग्रहण कब किया था? 12 जनवरी 2023 को। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने भी अभी जल्दी पद ग्रहण किया है 22 फरवरी 2023 को। तो ये था असम के बारे में थोड़ा डिटेल से, कि हम किसी राज्य के बारे में अगर पढ़ते हैं, कोई मुद्दा होता है तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम में हम अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं असम। ये मैप है असम 7 सिस्टर्स का। ये वेस्ट बंगाल का भी है, सिक्किम का भी है। ये भूटान, अरुणाचल प्रदेश देखिए क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। इसके बाद असम है दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल पे, फिर मेघालय है, ये मेघालय तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मणिपुर है, 5वें नंबर मिजोरम है, 6ठे नंबर पे नागालैंड है, 7वें नंबर पे त्रिपुरा है। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है 83,000 वर्ग किलोमीटर है, और असम का 78,000 वर्ग किलोमीटर है, मेघालय का 22,720 वर्ग किलोमीटर है, मणिपुर का 22,320 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है, अब मिज़ोरम का 21,087 वर्ग किलोमीटर है, नागालैंड का 16,000 वर्ग किलोमीटर है, और त्रिपुरा का 10,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर है। तो ये 7 सिस्टर्स हैं। यहाँ मैप के द्वारा भी देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है, इससे किसकी सीमा लगती है? वेस्ट बंगाल की लगती है, और असम की लगती है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिज़ोरम की। अब आगे देखते हैं, ये असम के नेशनल पार्क हैं। देखिए रायमोना नेशनल पार्क 5 जून 2021 को भारत का 106वां नेशनल राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ये है राष्ट्रीय मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। ये है ओरंग राष्ट्रीय पार्क, ये नामेरी राष्ट्रीय पार्क है। यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। देखते नीचे, ये असम है, पूरा मैप है असम का। और ये है 9 जून 2021 को देहिंग पटकई 107वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, सॉरी, ये भी टाइगर रिजर्व है। 106वां टाइगर रिजर्व और 107वां टाइगर रिजर्व कौन है? देहिंग पटकई। और नेशनल पार्क तो है ही ये। इधर देखिए, ये है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। तो 7 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 देखते हैं, टाइगर रिजर्व भी है इसमें। तो ये था असम का मैप। जो जब हम किसी स्टेट के बारे में पढ़ें तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ें, ताकि हम लिंक कर इसमें कनेक्ट कर सकें सारी चीज़ों को, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसे हम पढ़ सकें। तो ये था दोस्तों नॉलेज कैरियर एकेडमी पे असम संबंधित जितने भी समझौते हुए हैं। अब कभी मणिपुर में हिंसा जो हुई है उसके बारे में, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश PCS पेपर 3rd मेंस में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी कभी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। नॉलेज कैरियर एकेडमी पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।